नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास बहुत जरूरी थी, इस वजह से मैं आया और यह आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लासों में से एक क्लास आपकी होने वाली है। बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास आपकी चलेगी। तो मुझे बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुका है। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस क्लास के अंदर आप जान पाएंगे और बहुत बड़े लेवल पर समझ पाएंगे कि चीजें किस प्रकार से हैं और कैसे चलने वाली हैं। ठीक है, चलिए नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्लास। ये है एक इंसियंट हिस्ट्री की यानी प्राचीन भारत की एक क्लास है जिसके अंदर चीजें बहुत बेहतरीन ढंग पर आपकी होने वाली हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम प्राचीन भारत में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये जितना भी डेटा है वो सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। ऑल द कंप्लीट डेटा हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड। इसमें एक टॉपिक बचता है, दैट इज राजपूत डायनेस्टी। आज हम राजपूत डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले। तो हेडिंग डाल लीजिए राजपूत डायनेस्टी। हेडिंग डाल लीजिए राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी के बारे में हम हेडिंग डाल लेते हैं कि किस तरीके से आप राजपूत डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हैं किस प्रकार से माहौल पूरा बना और राजपूत डायनेस्टी का राइज हुआ। तो हेडिंग डालेंगे द राइज ऑफ राजपूत डायनेस्टी। ये आपको देखने को मिल रहा है, जो मैप आप देख रहे हो ये बेसिकली राजपूत डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ बहुत सारे राजपूत हैं, ऐसा नहीं है एक आध राजपूत है, बहुत सारे राजपूत आपको देखने को मिलते हैं। जदून राजपूत हैं, कथेरा हैं, गौर हैं, पवार हैं, बिसेन हैं, कछवाहा हैं, जदून हैं, ठीक है, तोवर हैं, ठीक है, सिसोदियां हैं, एंड आपके प्रतिहार हैं, पारमार हैं, सिसोदियां हैं, चौहान हैं, चहमानस हैं, ठीक है, एंड गुहेलखंड है, तो राठौड़ है। ठीक है, तो वो सब के सब क्या है, ये राजपूत होते हैं। इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन अपन कर लेते हैं। इसको किसी प्रकार से जातिगत प्रकार से आप इस कक्षा को नहीं जोड़ेंगे। कोई भी इसके अंदर आपका कास्ट बेस्ड कोई भी इसके अंदर पर्सपेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलता और उसके अलावा ही बाकी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। हेडिंग डाल लीजिए राजपूत। हेडिंग डाल लीजिए क्या बाबू, राजपूत। राजपूत वंश के बारे में हेडिंग डालते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कम बनते हैं पर इससे द पॉइंट इज कि एग्जाम में क्वेश्चन कम बनते हैं। मैं पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको दोबारा कभी एंशिएंट हिस्ट्री ना पढ़नी पड़े, है ना। चलिए राजपूत वंश हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। राजपूत डायनेस्टी। बहुत सारे लोग कहते हैं राजपूत इज ए थियरी, तो उसके भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सवाल आपका पूछा जाता है कि राजपूत डायनेस्टी के ऊपर या फिर राजस्थान कल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा, ठीक है, राजपूत डायनेस्टी के ऊपर पैट में राजपूतों का अलग है, राइट। जो यूपी ट्रिपल एस पैट है उसके अंतर्गत राजपूत डायनेस्टी अलग दी हुई है। हाँ, कि राजपूत डायनेस्टी उसमें पढ़नी पड़ेगी। यस, दैट्स इंपॉर्टेंट। देन अगर हम बात करते हैं राजपूत के बारे में, अब जो हमें लेवल पढ़ाऊंगा राजपूत का, दैट इज एट द प्राइम लेवल। उससे अधिक राजपूत आप कहीं से भी नहीं पढ़ सकते, इंक्लूडिंग ऑल द टॉप लेवल एग्जामिनेशंस। अब राजपूत के बारे में सबसे पहले आप समझिए कि इनके बारे में मैक्सिमम रिसर्च जो की गई है, मैक्सिमम रिसर्च बस लिखते जाना ध्यान से। सर्वाधिक इनके ऊपर जो रिसर्च की गई है, सर्वाधिक इनका जो सर्वाधिक व्याख्या की अगर मैं बात करता हूं, व्याख्या की अगर मैं बात करता हूं तो वो कहां की गई है? बहुत सर्वाधिक व्याख्या आपकी की गई है, कर्नल जेम्स टॉड ने की है। कर्नल टॉड के द्वारा की गई है। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा की गई। जेम्स टॉड के द्वारा चर्चा की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो डिस्कशन है इनके बारे में किसने किया, वो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया है, राइट। तो दैट इज नेसेसरी। तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये सर्वाधिक व्याख्या करते हैं। राजस्थान के इतिहास के बारे में, राजपूतों के इतिहास के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने पढ़ाया है तो वो कर्नल जेम्स टॉड है, जिन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक बार जिक्र किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके ओरिजिन कैसे होता है। राजपूत का ओरिजिन क्या बताया गया है, राजपूत के ओरिजिन को किस प्रकार किससे नरेट किया गया है। ठीक है, राजपूत के जो ओरिजिन है, इनका ओरिजिन किस प्रकार से नरेट किया गया है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग इसको नरेट किया है। ठीक है, ओरिजिन की बात करते हैं, उद्गम की बात करते हैं, ओरिजिन। अब देखो मैं सीधा बता दूं कि मैं कोई रिसर्चर नहीं हूं, राइट। मैं रिसर्च नहीं करता, ठीक है। चलिए, मैं कोई रिसर्च नहीं करता कि भाई मैं इतिहास के बारे में कि जीत भाई आज फ्री हैं तो चलो रिसर्च कर लेते, नहीं। मैं आपको वो थियरीज बता सकता हूं जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है या फिर इसके अंतर्गत व्याख्यात हैं। मैं आपको केवल थियरीज बता सकता हूं। मैं आपको कोई नई थियरी क्रिएट नहीं कर सकता। बात है समझ में। आई कैन ओनली टेल यू द थियरीज, आई कैन नॉट मेक थियरीज। मैं थियरीज बना नहीं सकता, मैं थियरीज बता सकता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे अंदर वो क्षमताएं नहीं है कि मैं थियरीज नहीं बता सकता, ठीक है, या थियरीज नहीं बना सकता। इसके पीछे का रीजन है कि वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो थियरीज ऑलरेडी बन चुकी हैं वो आपको बताना। दैट इज द पॉइंट। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक हम बात करते हैं कि क्या क्या थियरी इनके बारे में दी जाती है। सबसे पहले आपको थियरी देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है अग्निकुल थियरी, इनके बारे में दी जाती है। अग्निकुल थियरी जो है इसके बारे में दी जाती है, समझना। अग्निकुल
थ्योरी दी जाती है, अग्निकुल व्याख्या दी जाती है। अग्निकुल कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे राजपूत हैं जो अग्निकुल से हैं, कहते भी हैं कि जी अग्निकुल से हैं। और वो अग्निकुल से कैसे हुए थे? गुरु शिखर आपको देखने को मिलता है, माउंट आबू के ऊपर एक गुरु शिखर है, सुना होगा आपने, माउंट आबू के ऊपर गुरु शिखर आपको देखने को मिलता है, एक माउंटेन आपको देखने को मिलता है, माउंटेन माउंट आबू, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में माउंट आबू पर आपको गुरु शिखर देखने को मिलता है। गुरु शिखर, यहां गुरु शिखर नाम की एक चोटी देखने को मिलती है। गुरु शिखर पर एक यज्ञ हुआ था। गुरु शिखर जो स्थान है, यहां पर एक यज्ञ आप देखते हैं। गुरु शिखर पर आप एक यज्ञ देखते हैं, यज्ञ यज्ञ आप देखते हैं, यज्ञ आप देखते हैं। ये यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? गुरु शिखर पर होने वाला जो यज्ञ है वो किसके द्वारा किया गया है? तो जी गुरु शिखर के ऊपर जो यज्ञ हुआ था वो किया जाता ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एंशिएंट इंडिया में किया गया था, ऋषि वशिष्ठ ने किया था। ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया गया था, ऋषि वशिष्ठ वशिष्ठ के द्वारा जो यज्ञ है वो किया गया था। तो कहा जाता है कि इसमें से जो मनुष्य उत्पन्न हुए दे वर कॉल्ड एज राजपूत। ठीक है, चलिए, दे वर कॉल्ड एज राजपूत। तो ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, तो ऋषि वशिष्ठ का एक थ्योरी दी जाती है कि भाई यहां पर माउंट आबू में गुरु शिखर के ऊपर जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, यहां एक यज्ञ परफॉर्म किया जाता है। तो इसी यज्ञ में से जो भी मनुष्य उत्पन्न हुए वो आगे चल के राजपूत कहलाए। दिस इज फर्स्ट थ्योरी। बहुत कम लोग मानते हैं इस वाली थ्योरी को, बहुत कम मान्यता मिली है। क्या कर्नल टॉड मानते हैं इसको? कर्नल टॉड इस थ्योरी को नहीं मानते। ठीक है, चलिए, आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, आगे हम बात करते हैं बाबू। नेक्स्ट अगली थ्योरी आपको क्या देखने को मिलती है? नेक्स्ट थ्योरी, अगली थ्योरी आपको अलग देखने को मिलती है। अगली थ्योरी आपको अलग देखने को मिलती है कि देखो इसके अंदर बताया गया था सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। कहा जाता है कि जो दो वंश हमें देखने को मिलते हैं, राइट, दो वंश हमें देखने को मिलते हैं। एक है जो आपको देखने को मिलता है प्रभु श्री राम का जो वंश है उसको कहा गया सूर्यवंशी। ठीक है, कहा जाता है कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। जो प्रभु श्री राम के डिसेंडेंट बनते चले गए वही आगे चल के क्षत्रिय बन गए, वही आगे चल के आपके क्षत्रिय बन गए। क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी यानी सूर्यवंशा, इंग्लिश में लिखते हैं सूर्यवंश। तो कहा जाता है श्री राम कि जो प्रभु श्री राम के वंशज बने, जो प्रभु श्री राम के वंशज बने वो सूर्यवंशा कहलाए। वो क्या कहलाए? सूर्यवंशा कहलाए, सूर्यवंशा कहलाए, यानी सूर्यवंशी कहलाए। क्या कहलाए? सूर्यवंशी कहलाए। ये थ्योरी भी नहीं मानी जाती, मैं आपको बताऊं, ये थ्योरी भी नहीं मानी जाती, बस मैं बता रहा हूं क्योंकि ऐसा दिया जाता है। जो प्रभु श्री राम के वंशज है वो सूर्यवंशी कहलाए। एंड इसके अंदर चंद्रवंशी कौन से कहलाएंगे? जो कि श्री कृष्ण के वंशज हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, क्योंकि वो भी खुद को क्षत्रिय है, उनको घोषित किया गया बहुत सारी किताबों में, उनको कहा गया। ठीक है, चंद्रवंशा उनको कहा गया, चंद्रवंशी उनको कहा गया, चंद्रवंशी उनको कहा गया, कहने का मतलब उनको चंद्रवंशा कहा गया। ठीक है, चंद्रवंशा कहा गया, चंद्रवंशा उनको कहा गया। दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट। ठीक है, दिस इज थ्योरी नंबर 2। ये पहली थ्योरी होगी, दिस इज थ्योरी नंबर 2। ये पहली थ्योरी है और ये थ्योरी नंबर 2 है। तो ये दो थ्योरी अभी तक हमारे पास आपको देखने को मिल रही है, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा कर दी है। ठीक है, अब तीसरी थ्योरी जो आती है वो आती है कास्ट बेस्ड थ्योरी। तीसरी थ्योरी आती है कास्ट बेस्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए, अब कास्ट बेस्ड थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं कि भाई कास्ट बेस्ड थ्योरी आपकी किस प्रकार से देखने को मिलती है, किस प्रकार से आपको कास्ट बेस्ड थ्योरी देखने को मिलती है। कहा गया कि जो भी हमारे एंशिएंट टाइम के अंदर जो भी क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे, या फिर जिनका भी जो हमें पता लगता है कि हमारे समाज के अंदर 4 अलग अलग वर्ण थे, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके 4 अलग अलग वर्ण बताए गए थे, तो जो उसमें क्षत्रिय वर्ण के लोग थे वो आगे चल के खुद को स्वतंत्र तौर पर राजपूत घोषित करते हैं। ये बात इसके अंदर बताई गई है कि भैया यहां पर आपको पता लगता है कि इसके बारे में जो भी रूलिंग फैमिली थी, जो क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, रूलिंग फैमिली ऑफ क्षत्रिय वर्णा declared themselves as Rajput. Ruling family of Kshatriya Varna declared themselves as Rajput. Ruling families of Kshatriya Varna, families of Kshatriya dynasties या Kshatriya वर्णा, जो रूलिंग फैमिलीज ऑफ क्षत्रिय वर्ण है, उन्होंने ही आगे चलकर अपने आप को राजपूत डिक्लेयर किया, डिक्लेयर देम राजपूत। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं क्षत्रिय वर्ण के शाही परिवार आगे चल के राजपूत कहलाए।
आगे चल के क्या कहलाए बाबू, राजपूत कहलाए। ठीक है, याद रखना। तो दीज आर द थियरीज। अब यहां जेम्स टॉड क्या कहते हैं, जेम्स टॉड क्या कहते हैं, सॉरी, कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं। टॉड का कहना है कि भैया राजपूत इज नॉट ए कास्ट, राजपूत कोई कास्ट नहीं है, दिस इज अ टाइटल दैट इज हेडेड बाय द किंग्स। टॉड का मानना है कि यह कोई कास्ट नहीं है, राजपूत इज नॉट ए कास्ट। हां, ये कास्ट है कि भैया कोई सिसोदिया है, दिस इज अ कास्ट, कोई राठौड़ है, दिस इज अ कास्ट, कोई अलग वंश है जैसे कोई मेमन है, दिस इज अ कास्ट। ठीक है, कोई गढ़वाल है, दिस इज ए कास्ट, बट राजपूत इज नॉट अ कास्ट। राजपूत वॉज अ टाइटल, जो कि क्षत्रिय जो भी थे उस वर्ण में, जो क्षत्रिय कहते थे खुद को, उनके वंश में जो जो राजा बने उन्होंने अपने लिए एक नाम अडॉप्ट करा, दैट वॉज नोन एज क्षत्रिय एंड दैट वॉज नोन एज राजपूत। वही आगे चलकर अपने आप को राजपूत कहते हुए आ गए। तो सर इस बात का कहने का मतलब आपका क्या रहा बाबू, पहले जमाने में कास्ट सिस्टम स्टॉइक नहीं होता था। जो कास्ट सिस्टम था, जातिगत व्यवस्था थी, वो स्टॉइक नहीं थी। आज की डेट में तो जातियों के ऊपर लठबाज से देखें भाई, मारे यहां तुम कभी आओगे तो हमने बेरा पाटेगा कि की क्यों लाग रहा है, मतलब जातियों के ऊपर कितना विवाद है हमारे यहाँ, बहुत घना विवाद है। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ है, ये हर जगह इतना ज्यादा विवाद आपको देखने को मिला है, जातियों की वजह से बहुत अधिक अधिक लोग इधर उधर देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो सबकी सब आपको व्यवस्था थोड़ी देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी रिटन हिस्ट्री है, इसके अंदर इनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, दैट वी आर गोइंग टू डू हेयर। ठीक है, चलिए, शिकरवर भी कास्ट है, हाँ शिकरवर भी कास्ट है, शिकारवर भी कास्ट है, ठीक है जी हाँ। तो दिस इज कॉल्ड, हाउ वी अंडरस्टैंड दिस। अब ये रूलिंग में कैसे आते हैं, ठीक है चलिए। शर्मा, अभी ब्राह्मण्स है शर्मा। ठीक है। क्या बात समझ में आई। हाँ। अब एकदम से ये एकदम राइज में कैसे आए, हम उसके बारे में बात करते हैं। हम्म। ये कौन कह रहा है शिकू राठौड़ का है, मेरी जगह कौन पॉलिटी पढ़ा देगा, तुम्हें लग रहा है कि मेरी जगह कोई पॉलिटी पढ़ा सकता है। देर इज ओनली सिंगल पर्सन दैट कैन टेल यू पॉलिटी एंड हिस्ट्री एट दैट लेवल। राठौड़ इज अ कास्ट बॉय। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार ये रूलिंग में कैसे आए, रूलिंग में राजपूत कैसे आते हैं, हाउ दे बिकेम इन द रूल। रूल में कैसे आते हैं हम देखते हैं, राजपूत वंश का शासनकाल। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश जब टूटता है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार लीड टू द डिफरेंट डिफरेंट राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। इसको बहुत ध्यान से लिखना। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार लीड टू, लीड टू, क्या बताया मैंने, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुज्जर प्रतिहार, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुज्जर प्रतिहार लीड किसको करता है, लीड टू राइज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब हिंदी में भी लिख दूंगा, रुक जाना एक मिनट, सर्टेनिटी दैट इज इनिशियल राइज ऑफ राजपूत, इनिशियल राइज ऑफ राजपूत, राजपूत। जैसे ही आपका डिसइंटीग्रेशन होता है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जैसे टूटती है तो उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र खाली हो जाता है जिस पर कोई ना कोई शासन कर सके। उसी क्षेत्र के खाली होने की वजह से हम यहां पर देखते हैं कि जैसे ही वह क्षेत्र यहां पर खाली हुआ, उसी को कब्जाया लिया जाता है, किसके द्वारा, उसी को राजपूत के द्वारा कब्जाया गया, या कुछ वंश राइज करते हैं जो खुद को राजपूत कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के, गुज्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के, ठीक है, विघटन होने के बाद, विघटन के बाद राजपूत सत्ता शासन में आई, राजपूत सत्ता शासन में आई, शासन में आई, आई
यह कई अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है, कई अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है, यह कई अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है, यह कई अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है, अलग अलग हिस्सों में है। इट हैज द मैनी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, राइट। चलिए सर, राणा इज अ कास्ट, like listen to me, Rana is not a caste, right? Rana is a surname. Rana is not a caste, Rana is a surname. This is a surname. Initially it was used as a title. शुरुआती तौर पर यह टाइटल था, बट लेटर ऑन इट बिकेम सरनेम। ठीक है, हमारी फैमिली इसको सरनेम की तरह यूज करती है, पर शुरुआती तौर पर जो महाराणा है या कोई भी है इस तरीके से है, ठीक है, तो वो उन्होंने इसको एज ए टाइटल यूज करा। मतलब किसी फैमिली के अंदर अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है, राइट, लिसन टू अंडरस्टैंड केयरफुली, कि अगर कोई भी फैमिली है जो कुछ ऐसा काम कर रही है जो आपसे पहले कोई नहीं कर पा रहा है, जो युद्ध में बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब बैटल्स में जो अच्छा काम कर रही है, दे अडॉप्ट द टाइटल राणा। ठीक है, और वो हर तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, हर एक कास्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। दे आर इवन द राजपूत, दे आर इवन द जाट्स, दे आर इवन द डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज, राइट। तो जिनकी फैमिलीज ने, जिनके पुरखों ने बैटल्स में कुछ किया है, दे वर कॉल्ड एज दिस टाइटल। अब मैं मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब कौन कौन से ऐसी डायनेस्टी हैं जो गुर्जर प्रतिहार के टूटने के बाद देखने को मिली है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अरे हाँ, ये टाइटल मतलब ये जो चैप्टर है वो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते, बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते। इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको लगता है कि इसकी वजह से कास्टिज्म प्रमोट होता है। दैट इज ऑल्सो ए गुड पॉइंट, बट द पॉइंट इज कि भाई यहां पे मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई आपको खुश होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, नहीं। मैं सबके बारे में पढ़ाता हूं, मैं यादव डायनेस्टी के बारे में पढ़ाता हूं, मैं जाट डायनेस्टी के बारे में पढ़ाता हूं, मैं राजपूत डायनेस्टी के बारे में पढ़ाता हूं। ठीक है, जितनी भी डायनेस्टीज है मैं सबके बारे में पढ़ाता हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बताता हूं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मैं आपको जातिगत व्यवस्थाओं के तहत कोई चीजें नहीं बताता। जाट डायनेस्टी मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताई हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री में जाट्स पढ़ाए हुए हैं। पॉइंट, काइंडली इसको नोट करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दीज आर द डायनेस्टीज जो राजपूत के अधीन आपको देखने को मिलती है। राजपूत के अधीन आने वाली डायनेस्टी ये है, चौहान ऑफ दिल्ली, दिल्ली और अजमेर के चौहान, तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के तोमर, राठौड़ कन्नौज की राठौड़, गुहिलाज ऑफ सिसोदिया ऑफ मेवाड़। गुहिलाज और सिसोदिया, पहले गुहिला थे ये, बाद में सिसोदिया बने। देन चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, परमार्स ऑफ मालवा, सोलंकी ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ वाराणसी। तो ये सारे के सारी जो डायनेस्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं, ये सारी की सारी जो डायनेस्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं, दीज ऑल आर द डायनेस्टीज ऑफ राजपूत। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। अरे पॉलिटी की क्लास में क्या इशू क्या हुआ है, पॉलिटी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे क्या नाम है भाई उनका, कौन पढ़ा रहा है, मैं चेक करा लूंगा। आप बैच का नाम बता दो, आपकी बैच में चेक हो जाएगी। ये क्लास एक से अधिक बैचेस में चल रही है, तो मुझे नहीं पता है कि आप किस बैच में हैं। अरे बैच का पूरा नाम बताओ। ठीक है, चलो कितनी क्लासेस और बाकी हैं भाई? आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है बाबू। इस क्लास को देखना ना देखना, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी देखें तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये मैं डिक्लेयर कर चुका हूं, कल ही क्लास में मैं डिक्लेयर कर दिया था कि एंशिएंट हिस्ट्री वहीं तक होती है। ये वाला टॉपिक आप देख सकते हैं, कभी कभी सवाल बनते हैं इसमें से। अब सबसे पहले हम इसमें किसके बारे में देखते हैं बाबू? जो चौहान ऑफ दिल्ली और अजमेर है, ये मैंने किस क्रम में लगाए हुए हैं? इनका क्रम क्या है? इनका क्रम है इनके द्वारा किए गए कामों के हिसाब से, कि इन्होंने कौन सा काम किसने ज्यादा किया, कौन सी फैमिली ने बहुत ज्यादा काम किया है, राइट।
तो चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, इनकी पहचान बहुत ज्यादा है, इन्होंने काफी काम किया। तोमर्स ऑफ दिल्ली, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। बट पॉइंट इज कि चलो पहले हम तोमर्स की बात कर सकते हैं, तोमर्स की बात कर सकते हैं और चौहान, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड डायनेस्टीज है, इनका आपस में एक इतिहास आपको देखने को मिलता है। राठौड़ जो है कन्नौज के, इनकी एक अलग हिस्ट्री है। मैं सबसे पहले इसमें ब्रांच ले रहा हूं द गुहिलास एंड सिसोदियास ऑफ मेवाड़, क्योंकि ये राजस्थान की इनिशियल स्टार्टिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं, गुहिला और सिसोदिया ऑफ मेवाड़, गुहिला और सिसोदिया ऑफ मेवाड़। राम राम भाई साहब। गुहिला और सिसोदिया ऑफ मेवाड़, तो हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, गुहिला और सिसोदिया ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के गुहिलिया, मेवाड़ के गुहिला या सिसोदिया, मेवाड़ के गुहिलिया / सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, गुहिलियाज और सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, ऑफ मेवाड़। ठीक है, इनकी हम बात कर लेते हैं, काइंडली इसको नोट करते हैं। ठीक है, मैंने देख लिया, उसमें मैं देख लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। इसकी हम बात करते हैं, ये कैसे ओरिजिनेट होती है। प्रारंभिक तौर पे यह गुर्जर प्रतिहार के अधीन थी, प्रारंभिक तौर पर, प्रारंभिक तौर पर यह वंश भी गुर्जर प्रतिहार के अधीन था, गुर्जर प्रतिहार के अधीन था, प्रतिहार के अधीन था। इनिशियली देवर अंडर गुर्जर प्रतिहार, इनिशियली देवर अंडर गुर्जर प्रतिहार, इनिशियली देवर अंडर गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। बट इस फैमिली में से किसी के द्वारा, नाम इसमें क्लियर नहीं होता है, किसी के द्वारा लगभग 728 एडी के आसपास इसको डिक्लेयर कराया जाता है बिल्कुल सेपरेट। मेदप्ता एक पुराना नाम है जो मेवाड़ के लिए पुराना नाम है। मेवाड़ का पुराना नाम मेदप्ता है, मेवाड़ का पुराना नाम मेदप्ता आपको देखने को मिलता है, मेदप्ता, मेदप्ता, मेदप्ता देखने को मिलता है, मेदप्ता देखने को मिलता है। इस मेवाड़ की स्टार्टिंग 728 से लेकर 728 से स्टार्ट होती है और लगभग 1303 तक चलती है, जब तक रावल रतन सिंह की डेथ नहीं हो जाती है। रावल रतन सिंह का नाम सुने हैं, रावल रतन सिंह इसी डायनेस्टी से बिलोंग करेंगे। रावल रतन सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत में कैपिटल नगदा और आहार इन्होंने रखा है, प्रारंभिक कैपिटल नगदा आहार है। प्रारंभिक इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी नगदा और आहार है, नगदा और आहार है, नगदा और आहार है। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं दोनों एरिया, नगदा एंड आहार, नगदा एंड आहार, दोनों ही एरियाज आपके वेस्टर्न राजस्थान में है आज की डेट में। वेस्टर्न राजस्थान में, जो राजस्थान से बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे कि ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं दोनों ही एरिया, ये मेवाड़ के आसपास आपको देखने को मिलते हैं टेक्निकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब एक आपको बुक देखने को मिलती है, कुछ बुक आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली एकलिंग महामात्य, एकलिंग महामात्य जिसको एकलिंग पुराण भी कहा जाता है। एकलिंग पुराण के अनुसार, एकलिंग पुराण, एकलिंग पुराण के अनुसार, एकलिंग पुराण, एकलिंग पुराण के द्वारा, एकलिंग पुराण। अच्छा एक बात बताओ, आपने वो मूवी देखी होगी, आपने एक मूवी देखी होगी जो पद्मावत मूवी आई है, तो उसमें कहते हैं ना
जय महाराज एकलिंग की जय, सुना होगा, एकलिंग महाराज की जय कहते हैं, एकलिंग प्रभु की जय कहते हैं, राइट, वो सुना होगा आपने, जी हाँ। तो उसी के अंतर्गत आपको एकलिंग महामात्य या ये देखने को मिलती है। इससे पता लगता है कि गुहादत्त ने इस वंश की स्टार्टिंग करी थी। फाउंडर गुहादत्त को बताया जाता है। फाउंडर किसको बताया जाता है? कहा जाता है मेवाड़ के गुहिलिया वंश का जो फाउंडर है वो गुहादत्त है। तो कहते हैं कि इसके जो फाउंडर है वो गुहादत्त है। फाउंडर कौन है? गुहादत्त आपको देखने को मिलते हैं। फाउंडर कौन है? गुहादत्त आपको देखने को मिलते हैं। गुहादत्त, गुहादत्ता देखने को मिलते हैं, गुहादत्ता। बट लोग नहीं मानते, ठीक है, लोग नहीं मानते। इसको आप अलग तरीके से याद रख सकते हैं। इसको चाहे तो आप एकलिंग पुराण या एकलिंग महामात्य भी इसको कहा जाता है। एकलिंग महामात्य भी इसी को कहा जाता है। महामात्य, महामात्य भी इसको यही कहा जाता है। एकलिंग महामात्य भी इसी को कहा जाता है। राइट है? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत रही होगी। राइट, बहुत बढ़िया पूछा। इसी के में बताया जाता है फिर आपको। लेकिन रियल फाउंडर कहा जाता है बप्पा रावल को। जी हां, मेवाड़ के रियल फाउंडर हैं बप्पा रावल, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, जी हां। तो आपको मेवाड़ के जो रियल फाउंडर देखने को मिलते हैं, तो रियल फाउंडर ऑफ मेवाड़, रियल फाउंडर ऑफ मेवाड़, रियल फाउंडर ऑफ मेवाड़, ऑफ मेवाड़ किसको कहा जाता है? रियल फाउंडर ऑफ मेवाड़ किसको कहा जाता है? मेवाड़ के वास्तविक शासक या मेवाड़ के संस्थापक, संस्थापक कौन कहे जाते हैं सर? दैट इज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज बप्पा रावल। बप्पा रावल। अब बप्पा रावल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब अरेबियन अटैक हुआ था राजस्थान पे, तो कहा जाता है कि बप्पा रावल जो है, ठीक है, बप्पा रावल जो है, इनके फैमिली को मार दिया गया। तो एक साधु जी से मिलते हैं जो शिव जी के पुजारी हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देन ये बहुत सारे राष्ट्रकूटास के साथ मिलकर, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के साथ मिलकर ये सिंध पर अटैक करते हैं। वहां जाकर अरबों को हराते हैं। लेटर ऑन और प्रोसीड करते हैं और ये अफगान तक जाते हैं। वापसी में पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी जो देखने को मिलती है वो इन्होंने ही बसाई है। रावलपिंडी जो देखने को मिलती है वो इन्होंने ही बसाई है। ठीक है, चलिए। बप्पा रावल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बप्पा रावल आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। इनके बारे में याद रखना। क्लियर है बाबू? बप्पा रावल आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, बप्पा रावल मैंने बताया कि आपको देखने को मिलते हैं। इनका जो टेन्योर है 728 से 53 के बीच में है। 728 से 53 के बीच में है। सी, इन्हीं को कहा जाता है मेवाड़ का संस्थापक। चित्तौड़ दुर्ग भी इन्होंने ही बनाया था। मेवाड़ संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ संस्थापक इनको कहते हैं। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, उसी को पहले चित्रकूट भी कहा जाता था। जो चित्रकूट दुर्ग भी इन्होंने ही बनाया था। चित्रकूट दुर्ग भी इन्होंने ही बनाया था। चित्रकूट दुर्ग, उसको बाद में चित्तौड़ दुर्ग कहा गया। चित्रकूट दुर्ग, जिसको बाद में चित्तौड़गढ़ कहा गया, चित्तौड़गढ़ कहा गया, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है बाबू, क्लियर है? क्लियर, ठीक है। जी हाँ, कालभोज भी इन्हीं का नाम है। जी हाँ, कालभोज भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, जी हाँ। कहा जाता है इन्होंने मलेच्छों के अगेंस्ट युद्ध लड़े हैं। मलेच्छों के अगेंस्ट इन्होंने युद्ध लड़े हैं। फॉट बैटल अगेंस्ट मलेच्छ, फॉट बैटल अगेंस्ट मलेच्छ, अगेंस्ट मलेच्छ, 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 मलेच्छों के अगेंस्ट इन्होंने बैटल लड़े हैं। मलेच्छों के अगेंस्ट इन्होंने बैटल लड़े। मलेच्छ कौन है? मलेच्छ के अगेंस्ट बैटल कैसे लड़ लेंगे? मलेच्छ कौन होते हैं? अरबियों को ही मलेच्छ कहा गया है। अरबियों को ही क्या कहा गया? अरबियों को ही मलेच्छ कहा जाता है। अरबी ही मलेच्छ कहलाते हैं। जो अरब
अरब से रिलेट करने वाले लोग हैं, जो अरब अरब सैनिक हैं या अरब लुटेरे हैं, जो अरब के लोग हैं, अरेबियंस हैं, उन्हीं को एक शब्द दिया जाता है मलेच। अब जो बच्चे ये कहते हैं ना इससे एग्जाम में सवाल नहीं आते, आप सीजीएल का पेपर खोल के देख लेना, पूछा गया है मलेच किसको कहा गया है, मलेच किसको कहा गया है, याद रखना भाई। 28 से 53 है, अगर मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, मतलब लिख रहा हूं यहां पे 728 है, मतलब 728 है, बात खत्म। विनय यादव, अगर मैंने कह दिया कि पॉलिटी की क्लास मैं ही लूंगा, मतलब मैं ही लूंगा, ठीक है यादव जी, निश्चिंत रहिए, या फिर आप जैसा चाहेंगे ऐसा हो जाएगा। राम राम भाई जी, क्लियर है। अब इसी वंश के बारे में हमें और कंटिन्यूटी नहीं मिलती कि इनके बाद अगला रूलर कौन है, अगला रूलर कौन है, अगला रूलर कौन है, वो कंटिन्यूटी नहीं मिलती, ये डिसकंटिन्यू हो जाता है यहीं से, ये यहीं से डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता था, यहीं से डिसकंटिन्यू हो जाता है, और यहां पर आपको देखने को मिलती है दो ब्रांचेस, दो ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है इसी वंश की, आगे चल के दो ब्रांच आपको देखने को मिली है जो अलग अलग हैं। जैसे एक आपको जाती है सीनियर ब्रांच और एक आपकी जाती है जूनियर ब्रांच, इसी की दो ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं। मलेच अरबी, अरबी जितने भी लोग थे वो मलेच थे। इसी वंश के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे चलकर इसी के अंदर दो ब्रांच बनी है, एक सीनियर ब्रांच और एक जूनियर ब्रांच। इसी की सीनियर ब्रांच जो है आगे चलकर, इसी की जो सीनियर ब्रांच है आगे चलकर वो क्या कहलाई, समझिए, इसकी वृहद शाखा या सीनियर ब्रांच इसकी आगे अलग बनी है, और जूनियर ब्रांच इसकी अलग बनी है, लघु शाखा इसकी अलग बनी है, लघु शाखा इसकी अलग बनी है, जूनियर ब्रांच इसकी अलग बनी है, जूनियर ब्रांच इसकी अलग बनी है, इसके जूनियर ब्रांच आपकी अलग बनी है। तो जो सीनियर ब्रांच है ये एंड कब होती है, डिसइंटीग्रेट कब हो जाती है, उसके बारे में समझना, ठीक है। जो इसकी सीनियर ब्रांच है यह चित्रकूट पर शासन करती है और अपने नाम के आगे रावल लगाती है, यह चित्रकूट के शासक बने, चित्रकूट शासक बने, चित्रकूट, और चित्रकूट ही आगे चलकर क्या बना है बाबू, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ शासक बने, चित्तौड़गढ़ के शासक बने, चित्रकूट शासक बने, नाम के आगे रावल लगाते हैं, नाम के आगे रावल, आगे रावल इन्होंने लगाया, रावल रतन सिंह रावल। 1303 में समाप्त हो गई, 1303 में यह समाप्त हो गई, 1303 में समाप्त, इसकी जो वृहद शाखा है वो 1303 में समाप्त हुई। फिर जूनियर ब्रांच स्टार्ट होती है, जूनियर ब्रांच अपने नाम के आगे लगाते हैं राणा, दे यूज्ड द नेम राणा। इन्होंने रूल कहां पे किया है, इन्होंने चित्तौड़गढ़, मेन में चित्तौड़गढ़ में रूल इन्होंने किया है, ये सिसोदिया कहलाए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिसोद के पास इन्होंने रूल किया है, रूल नियर बाई टू सिसोद। सिसोद राजस्थान में एक जगह है जो चित्तौड़गढ़ के पास में है, सिसोद में शासन किया, सिसोद में शासन किया है इन्होंने, इन्होंने वो शासन कहां किया, सिसोद में शासन किया है, रूल नियर बाई टू सिसोद, सिसोद स्थान में शासन किया, सिसोद स्थान में शासन किया, SESOD सिसोद स्थान पर शासन किया है, स्थान पर शासन किया, सिसोद स्थान पर इन्होंने शासन किया और नाम के आगे राणा लगाया।
नाम के आगे, देखो मेरे नाम के आगे राणा नहीं है, मेरे नाम के पीछे राणा है, राइट। नाम के आगे राणा लगाया, इनका प्रीफिक्स है, मेरा सफिक्स है। नाम के आगे इन्होंने राणा लगाया, राणा, राणा यूज किया। यहीं से वो प्रथा शुरू हुई है, जो बैटलों में अच्छा करेगा वो नाम के आगे राणा यूज करेगा। सिसोद पर स्थान पर इन्होंने शासन किया है, तो जो जूनियर ब्रांच है वो आगे चल के राणा, और शिशोद की वजह से ये शिशोदिया कहलाए, ये लघु शाखा ही शिशोदिया कहलाई है, यही सिसोदिया कहलाए, यही सिसोदिया कहलाए, यही है ओरिजिन ऑफ सिसोदिया, सिसोदिया। दिस इज ओरिजिन ऑफ सिसोदिया। ठीक है बाबू, इनके बारे में हम मेडावल हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, राइट है। ठीक है, चलिए। रोहित यार पुरुष हैं आप, कुछ तो सोचो। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। इसके आगे की जो जानकारी होती है, ठीक है, जैसे राणा कुंभा है या कोई भी है, उनके बारे में मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, इनके लिए इतनी जानकारी पर्याप्त होती है। आगे चल के आपको देखेंगे राणा कुंभा, ठीक है, या फिर आपके राणा सांगा, राणा उदय सिंह सेकंड, महाराणा प्रताप सिंह, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगली डायनेस्टी आप लिख लेंगे, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान। अगली डायनेस्टी क्या डालेंगे भाई जी? शाकंभरी के चौहान, हेडिंग डाल लीजिए, शाकंभरी के चौहान। वो 6th सेंचुरी से शुरू होंगे, 1192 तक जाएंगे। सर एक बच्चा कह रहा है, सर मुस्लिम लोग खुद को राजपूत क्यों बोलते हैं? दैट इज गुड, दैट आई टेल यू। भाई मुस्लिम लोग खुद को राजपूत, जैसा कि मैंने बताया, यह कहा गया था कि जो भी ऐसे लोग हैं बाद में धर्म को अपना रहे हैं, ठीक है, पहले जात व्यवस्था पहले है, मुस्लिम रिलीजन की स्टार्टिंग जो हो रही है वो बाद में हो रही है, राजपूत पहले से क्लैन में है, जो ऐसे राजपूत क्लैन से हैं जो कन्वर्ट हो रहा है वो आगे चल के राजपूत यूज कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, शाकंभरी के चौहान। अभी बाबू जैसे मैंने इसके अंदर आपको पहले एक पढ़ा दिया है, द गुहिले ऑफ शिशोदिया पढ़ा दिया है, अब हम शाकंभरी के चौहान की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखा भी है क्या इसमें? नहीं लिखा, हाँ ठीक है, चौहान, चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। तो पहले दिल्ली एंड अजमेर से पहले हम शाकंभरी के पढ़ने पड़ेंगे, शाकंभरी के चौहान आपको पढ़ने पड़ेंगे, शाकंभरी के चौहान। हेडिंग डाल लीजिए, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान। चौहान ऑफ शाकंभरी, चौहान ऑफ शाकंभरी, चौहान ऑफ शाकंभरी। शाकंभरी क्यों कहा जाएगा? इनका रीजन, नेम कहां से आया इनका? ये शाकंभरी नाम कहां से आया बाबू? शाकंभरी नाम इनका कहां से आया वो मुझे बताएगा कोई? दरअसल इनका ओरिजिन भी जो है, इनका जो ओरिजिन है वो भी आपको देखने को मिलता है सांभर लेक के आसपास है। सांभर झील तो पता है ना भाई जी? सांभर झील के बारे में तो आपने सुना होगा ना? बस तो सांभर झील के आसपास से इनका ओरिजिन हुआ है, राजस्थान के सांभर स्थान से इनका ओरिजिन हुआ है, इसलिए शाकंभरी कहलाए। सांभर क्षेत्र से इनका उदय हुआ है, सांभर क्षेत्र से उदय हुआ, सांभर क्षेत्र से इनका उदय है, से उदय हुआ है, ठीक है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम शांभर एरिया, इसलिए शाकंभरी कहलाए। ओरिजिनेटेड फ्रॉम शांभर, शांभर राजस्थान, राजस्थान शांभर से इनका उदय हुआ इसलिए ये कहलाए, ठीक है जी हाँ।
और ये 6th सेंचुरी से आपको देखने को मिलते हैं, 6th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी से 1192 तक, सीई तक आपको देखने को मिलते हैं। अब देखने को मिलता है कि ये ना, ये खुद भी गुर्जर प्रतिहार के ही अगेंस्ट में थे। प्रतिहार जो वंश है उन्हीं के अधीन में थे, प्रतिहारों के अधीन थे, प्रतिहारों के अधीन थे, अधीन थे। देवर अंडर प्रतिहार्स, अंडर प्रतिहार्स, देवर अंडर प्रतिहार, प्रतिहारों के अधीन यह शासन किया करते थे, प्रतिहारों के अधीन यह शासन किया करते थे। नेक्स्ट याद रखना है आपको, सिंबराज आपको देखने को मिलते हैं। सिंबराज जो महाराज अधिराज बनते हैं, सिंबराज प्रथम इसमें कौन देखने को मिलते हैं? सिंबराज प्रथम इसमें कौन देखने को मिलते हैं? सिंबराज, सिंबराज जो खुद को महाराज अधिराज का टाइटल अडॉप्ट करते हैं, सिंबराज, सिंबराज आपको देखने को मिल जाते हैं। adopted the title of Maharaj Adhiraj, adopted the title of महाराज अधिराज, महाराज अधिराज, महाराज अधिराज का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट करा। ठीक है, चलिए, अरे क्या बात होगी ये अभी? फटाफट बताइए। बट बाबू इन्हीं की डायनेस्टी में आपको देखने को मिलते हैं 12th सेंचुरी के अंदर, इन्हीं की डायनेस्टी में आपको देखने को मिलते हैं 12th सेंचुरी के अंदर अजय मेरू में कैपिटल लेके जाएंगे, अजय मेरू में कैपिटल लेके जाएंगे। इन्हीं की जो एक ब्रांच है ना, मैं बताऊं बाद में अजमेर इन्होंने कैसे कब्जा है 12th सेंचुरी के अंदर, इन द 12th सेंचुरी, इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में, इन द 12th सेंचुरी यानी 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी, 6th सेंचुरी का मतलब है 6वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में अजयराज द्वितीय के द्वारा, अजयराज द्वितीय के द्वारा, अजयराज द्वितीय द्वारा राजधानी कहां बनाई जाएगी? राजधानी कहां बनाई जाएगी? अजयराज द्वितीय नाम के एक राजा आएंगे जो राजधानी को कहां बना देंगे भला? सर राजधानी को वो बना देंगे बेसिकली अजय मेरू में, आज की डेट में जिसको अजमेर कहते हैं, अजय मेरू में, अजय मेरू में, अजय मेरू में बना देंगे, अजय मेरू में, अजय मेरू जो आज की डेट में क्या है? अजय मेरू को क्या बोलते हैं भाई जी? सर अजय मेरू को ही आज की डेट में कहा जाता है अजमेर, इसी को आज की डेट में हम अजमेर बोलते हैं। ठीक है, चलिए राइट है, साधना किताब आने में टाइम लगेगा। हाँ भाई, क्या हो गया अतुल, क्या बात है? अब बाबू इसी डायनेस्टी में 12th सेंचुरी के अंदर ही एक सोमेश्वर चौहान, इसके प्रमुख शासक आपको देखने को मिलते हैं सोमेश्वर चौहान, प्रमुख शासक आपको देखने को मिलते हैं कौन? सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान आपको देखने को मिलते हैं, सोमेश्वर चौहान। प्रमुख शासक आपको देखने को मिलते हैं सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान ही क्या करते हैं? कर्पूरी, मैरिड टू कर्पूरी देवी, मैरिड टू कर्पूरी देवी, मैरिड टू कर्पूरी, कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी से शादी करते हैं। कर्पूरी देवी कौन है? डॉटर ऑफ, ठीक है, डॉटर ऑफ अनंगपाल तोमर, डॉटर ऑफ अनंगपाल तोमर, अनंगपाल की बेटी है ये, अनंगपाल तोमर की बेटी है, अनंगपाल तोमर की बेटी, बेटी आपको देखने को मिल जाएंगी, अनंगपाल तोमर की बेटी आपको देखने को मिल जाएंगी, अनंगपाल तोमर की बेटी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनके पास दिल्ली था,
दिल्ली का जिनके पास थी, दिल्ली का, दहलिका बोलते थे इसको, पहले दहलिका बोलते थे, दहलिका इन्हीं के पास थी। क्षेत्र इनका है, तोमर वंश के क्षेत्र है इनका। क्लियर है? जी हाँ। कर्पूरी देवी से शादी कर लेते, कर्पूरी से, कर्पूरी से शादी कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना। तो दहेज में इनको दिल्ली मिल जाती है, तो इनको दिल्ली पर कब्जा मिलता है। तो इन्हीं को दिल्ली पर कब्जा मिला, इन्हें दिल्ली पर कब्जा मिला, इन्हीं को दिल्ली पर क्या मिला है? इन्हीं को दिल्ली पर कब्जा मिला है। इन्हीं का जो बेटा है वो पृथ्वीराज थर्ड कहलाएंगे, इन्हीं के जो बेटे हैं वो पृथ्वीराज थर्ड कहलाएंगे यार। ठीक है, इन्हीं के जो बेटे हैं दैट इज पृथ्वीराज थर्ड। क्या हुआ भाई? वो एसी की है आखिर। हाँ, जैसा मैंने बताया, सोमेश्वर चौहान, ये दिल्ली पर इन्होंने कब्जा प्राप्त किया, दिल्ली प्राप्त की। कब्जा नहीं मतलब दहेज में मिली यार, ऑब्वियस बात है, दिल्ली प्राप्त की। इन्हीं का बेटे जो है, इन्हीं के बेटे कौन है? इन्हीं के बेटे कौन है? इन्हीं के पुत्र आपके कौन है? पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड, जिनको राय पिथौड़ा करेंगे, पृथ्वीराज थर्ड, थर्ड है, जो अपनी राजधानी को पिथौरा बनाएंगे अपने नाम की वजह से, राय पिथौरा आपको देखने को मिलेंगे। और वो इसके अंदर लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर होंगे, क्योंकि उसके बाद ये डायनेस्टी भी डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी, राय पिथौरा बनेंगे। और राय पिथौरा ही वो होंगे जो गुरीद डायनेस्टी के साथ या गौर वंश के साम्राज्य के साथ, गौर वंश से युद्ध लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे, और उसी में 1192 में मृत्यु, उसके बाद इस वंश की समाप्ति हो जाएगी। यह वंश, उसके बाद वंश की शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यह वंश समाप्त होता चला जाएगा, वंश समाप्त होता गया है, होता गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? डिक्लाइंड आफ्टर दिस, डिक्लाइंड आपका होता गया है। तो गौरवंश है, बैटल विद गुरीद्स, 1192 बैटल ऑफ गुरीद्स, बैटल लॉस्ट, बैटल अगेंस्ट गुरीद। क्यों हार गए ये बैटल? क्योंकि भाई इन्होंने भी खुद गलतियां करी है बहुत सारी। जैसे इन्होंने कभी किसी अपने जो यहां के राष्ट्र है ना, नॉर्थ इंडिया के राष्ट्र है, उनसे कभी भी अच्छे संबंध नहीं रखे, इन्होंने हमेशा उन पर अटैक करा। ठीक है, चलो समझे? तो ये पॉइंट है। ठीक है, जी हाँ, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो फटाफट मुझे बताइए, कोई इशू तो नहीं हुआ? ठीक है, चलो। ओके, चलो। तो भाई मुझे नहीं लगता कि आज आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, तो इसको अपन कल ही करेंगे, यहां तक हल्का ही रखते हैं। तो इसके बाद ये कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बाकी के जो वंश है वो काफी कम कम है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि बाबू इसके बारे में मैं मिडाइवल इंडिया में पढ़ाता हूं, मिडाइवल इंडिया में मैं राजपूत डायनेस्टी के इस वाले हिस्से को लेता हूं। ठीक है, जी हाँ। तो आज के लिए इतना रहेगा। फटाफट मुझे बताइए, कोई समस्या तो नहीं है? तबर हिंद वाला जो पोर्शन है, तबर हिंद पे गौरी कब्जा करेगा। तो तबर हिंद के अंदर भी राजा हुआ करते थे, महोबा किंग्स हुआ करते थे, राइट? तो उनके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को बहुत सारे टीचर्स पढ़ाना इसलिए पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि उनके साथ कई बार ये इशू आता है कि भाई वो कहते हैं कि ये कई बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन मैं इसको बहुत क्लियरली, बहुत ल्यूसिड तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको जो आवश्यकता है वो यहां पर है, इस वजह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, बढ़िया। सो इन्होंने किसी चीज का निर्माण नहीं किया, हीना का पूछना वो निर्माण आएगा। अनंगपाल तोमर साहब ने ये बनवाया है, अनंगपाल तोमर साहब ने ये बनवाया है। ये कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है, इसके बारे में मैं कल बता दूंगा। ठीक है, चलिए। हिस्ट्री का बुक कब आएगा? हिस्ट्री का जल्दी आ जाएगा, उस पर ना रिसर्च चल रही है। एक्चुअली मैं हिस्ट्री में कुछ रिसर्च वर्क डालना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा काम। ठीक है, चलो जी, अब कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए।
अब कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़िए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर GeetRana.77 पर। और आज एक बहुत तगड़ी क्लास होने वाली है पॉलिटी की, मतलब हटो बचो क्लास होने वाली है, इधर से उधर करने वाली क्लास होने वाली है, रात को 8:15 पर।